आज हम एक नए शख्सियत के साथ फिर एक नए पॉडकास्ट में हूँ। वैसे तो ये पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शाहजा बाबू से बच्चा बच्चा परिचित है और उनके पुत्र डॉक्टर ऋषभ कुमार ने अपनी पहचान अपने दम पर बना ली है। दरअसल ये कुछ दिनों से बरबीघा में सक्रिय हैं। क्यों सक्रिय हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और बिहार और इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके पेशा, हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मैंने स्टार्टिंग में बचपन में जो मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई हुई, मैंने इंदौर दिल्ली कॉलेज इंदौर में मैंने अपने स्कूलिंग का पढ़ाई 12th तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने अपना MBBS पटना मेडिकल कॉलेज PMCH पटना से मैंने MBBS अपने 2004 से मैंने शुरू किया 2004 और 2010 में मेरी MBBS मैं डॉक्टर में बन चुका था। उसके बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए मैं एम्स दिल्ली मैं चला गया, जहाँ पे मैं फेलोशिप किया मैंने कुल्हा प्रत्यारोपण के लिए। और उसके बाद मैं गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर, जो एक नामचीन संस्था है साउथ की, वहाँ पर मैंने फेलोशिप किया ट्रॉमा पे। ये सारी उच्च शिक्षा लेकर फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर वापस प्रॉपर पटना आया। वहाँ पे मैंने अपनी सीनियर रेसिडेंसी कर रहा था इंदिरा गांधी और NMCH में 3-3 साल मैंने काम किया। और उसके बाद मैं फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में मैं परमानेंट पोस्टिंग हुआ मेरा बिहार सरकार में इंदिरा गांधी में। और आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ में, और इमरजेंसी मेडिसिन मेरा डिपार्टमेंट भी है। और इमरजेंसी की सारी सुविधा से लेके वो सारा कुछ बहुत IGMS में वो देख रेख करना और जो भी ऑर्थोपेडिक्स भर्ती होता है वो मेरे अंतर्गत ही। सर, आपने जैसा बताया कि बड़े बड़े अस्पतालों में आपने फेलोशिप भी किया, आपने पढ़ाई भी अच्छी से की, फिर आप वापस चाहते तो बड़े शहरों में जा सकते थे और कहीं विदेश भी जा सकते थे। बिल्कुल, कहानी बताता हूँ। एम्स में जब मैं अपनी शिक्षा फेलोशिप कर रहा था, एम्स दिल्ली में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है कि लोग जो वहाँ से जो भी पढ़ाई करते हैं ना, वो लोग सब लोग चले जाते हैं फॉरेन या US UK जाके सेटल हो जाते हैं, एक अच्छा लिविंग स्टाइल लाइफ स्टैंडर्ड जीते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा मौका मेरे पास भी बहुत बार आया कि मैं जाऊँ फेलोशिप करने के बाद कि मैं चले जाऊँ UK US सेटल हो जाऊँ। पर मैंने अपने पिताजी को देखा है कि जो जगह से जुड़ाव है, तो उनके ही पदचिन्हों पर मेरा प्रयास था कि मैं पटना आऊँ, और पटना की बात क्या, मैं उनके मेरे दादाजी का पैतृक स्थल, मैं वहाँ पर आके लोगों की सेवा करूँ। अच्छा, शाहजा बाबू, ये नाम से लोग आपके पिताजी को जानते हैं। ऐसे तो उनका नाम शाहजानंद प्रसाद सिंह है। उनको लोग बहुत दिनों से और बहुत नज़दीक से जानते हैं। सहज सर्जरी बहुत कम फीस में भी वो इलाज कर लेते हैं, किसी को वो वापस लौटने नहीं देते हैं, इसलिए उनकी ख्याति भी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि ये जिला क्या है, पूरे बिहार के लिए वो सहज जिस तरह का नाम है उसी तरह का व्यक्ति वो हैं। कभी हमारे यहाँ कभी आज तक ये रूल रहा है कि कभी अगर कोई मरीज अगर आ जाए बिना पैसे के भी आए तो उसे वंचित नहीं किया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, एक जो ज़रूरत मात्र जो एक सबसे, अगर सरकारी से भी अगर टक्कर लिया जाए तो उनके अनुसार जो इलाज हो सके और सबसे उचित इलाज है। 50 रुपये आज भी हमारे पिताजी का फीस है, और जो भी 50 रुपये, बिल्कुल 50 रुपया पटना में 50 रुपया फीस है। और शाहजा बाबू 90 के दौर में भी यहाँ चिकित्सक थे, सरकारी चिकित्सा में और निजी चिकित्सा में भी। उस दौर का आपके पास कुछ अनुभव, चूँकि उस दौर में जिसको कथित तौर पर जंगल राज कहा जाता है, चिकित्सक पर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, तो आपके पिताजी के साथ कोई वाक़या या आपके जीवन पर उसका कोई प्रभाव? ये था कि उस समय तो थोड़ा रहना दिक्कत था। कारण ये थे कि काफ़ी धमकियाँ मिलती थी हमारे पिताजी को, और पर पिताजी ने हमेशा तहे दिल से मेहनत किया, कभी उन लोगों की बात ध्यान नहीं दी। और पर था ये था कि कुछ कारणवश मुझे पटना से बाहर पढ़ना, मैं 4th क्लास में मैं चला गया था, पटना तक पढ़ता था, पर स्थिति उस समय पढ़ने लायक स्थिति नहीं थी। लोग हमेशा अनुकूल वातावरण बिल्कुल नहीं था। किडनैपिंग का माहौल उस तरह चरम पे था, बच्चे किडनैप हो जा रहे थे, डॉक्टर के बच्चे किडनैप कर लिए जाते थे। तो उसके कारण मुझे हाँ पढ़ना जाना पड़ा। मैं फिर बाहर में फिर इंदौर में फिर मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने फिर मुझे जाना पड़ा। पर आज के समय पर पिताजी कहते थे कि भाई यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए बाहर जाओ, ऐसा कहते थे क्या? जी, पिताजी का था। पर एक और था कि अगर मैं कभी छुट्टियों में आता भी था
तो मुझे शाम में जाने नहीं दिया जाता था बाहर। शाम के वक्त बेटा बाहर नहीं जाओ, शाम के वक्त अकेले तो कभी नहीं जाने दिया जाता था, और शाम के वक्त तो ये भी ध्यान दिया जाता कि बेटा शाम होने से पहले घर आ जाइए, उससे लेट मत जाइए। ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी भी ख्याति लब्ध चिकित्सक, आपका पूरा परिवार चिकित्सकों का, और आप बरबीघा में आकर के चिकित्सा सेवा के बहाने राजनीति में दस्तक दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति में पूरा सक्रिय हो गए हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, ये सच है क्या? देखिए, मैं शुरुआती जब मैं बरबीघा आया तो मैं बीते 3 साल से मैं लगातार मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने जब शुरुआत की थी, मैं एक डॉक्टर के रूप में आया था, मैं लोगों की मदद कर रहा था। पर जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा जो स्थिति अभी की है, अगर डेवलपमेंट का देखें तो बरबीघा सबसे, अगर शेखपुरा जिला में सबसे, अगर पूरे जिलों में अगर बिहार में अगर सबसे पिछड़ा जिला है तो शेखपुरा है। सेवा भाव में स्वास्थ्य की इतनी कमी है कि अस्पताल है पर सिर्फ ड्रेसिंग और मलहम पट्टी के लिए है, और अगर जो भी विभाग ले लें, अगर जो भी स्थिति अभी की है दयनीय है, तो वो सब स्थिति देखते हुए और हमारी लोगों ने हमें विनती की कि सर, आप जो इतने दिन से लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये चीज़ पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोग कमेंट करते हैं क्यों, पर मेरा ये कहना है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो जो सही उद्धार, जो सही डेवलपमेंट जो होना चाहिए जगह का, क्योंकि हमारा मोटिव लाइफ में मुझे पता है कि कैसे क्या होता है। मैं बाकी जगह पे मैं काम कर चुका हूँ। मैं मानिए तो मैं 4 से 5 स्टेट में मैंने पढ़ाई की है। जो स्थिति वो बाकी स्टेट और बिहार अभी काफ़ी पिछड़ा रह चुका है। आज भले मुझे लगता है पटना डेवलप है, पर ये डेवलपमेंट मैं इंदौर में पिछले 10 साल पहले ही मैं ये डेवलपमेंट देख चुका हूँ। मतलब 10 साल पहले जो देखे अब वो आज वो बिहार पटना है। मैं 1996 में मैं इंदौर जा चुका था। 1996 से 2004 वो जो उस समय का इंदौर है वो आज का वो पटना है। तो वो डेवलपमेंट हम लोग बिहार इतने बाकी स्टेट से इतना पीछे चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, मैं इलेक्शन के लिए अगर जो बात है राजनीति, वो स्थिति अनुसार वो मुझे लगा कि वो अभी बिहार और बरबीघा की आवश्यकता है। इसे देखते हुए मैंने ये अच्छा, ये जो आप कहते हैं कि बरबीघा की आवश्यकता है, यहाँ विकास की कमी या राजनीतिक रूप से, मतलब आपको कौन सी ऐसी बात लोगों ने बताई जिससे लगा कि यहाँ के राजनीति में आपके लिए आवश्यकता है? कौन सी कमी आप पाते हैं यहाँ के राजनीति में? राजनीति में आप तो हमारे चौथे स्तंभ हैं। आप तो सबसे पहला तो आप लोग खुद ये ध्यान रहते होंगे, यहाँ पे कौन चीज़ की कमी नहीं है सर। अगर आप जाएंगे कोई, आप बच्चे शिक्षा पे शुरू करते हैं, शिक्षा में अगर आप देख रहे हैं स्थिति, अगर कोई भी हायर एजुकेशन के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अगर देख लें, कोई ग्रेजुएशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज देख लें कि जो बच्चे लोग जहाँ ग्रेजुएट करके कहीं इन हाउस प्लेसमेंट हो रहा है, लड़कियों को प्रमोशन हो रहा है कि लड़कियों को स्पेशली कोई मिल रही है उद्धार की, उन्हें स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि कॉलेजेस में एनरोलमेंट हो रहा है अच्छे से। उसके बाद स्वास्थ्य पे आते हैं। हमारे पास बरबीघा में एक ही अस्पताल है, रेफरल हॉस्पिटल। रेफरल हॉस्पिटल का अगर अनुच्छेद करें तो रेफर करने के लिए अस्पताल, वहां से रेफर कर, बस वो मरीज आए रेफर करके भेज दिया जाता है। आपके पास एक सदर अस्पताल भी नहीं है, रेफरल है। रेफरल माने कि आपको जो भी मरीज को देखकर तुरंत बेसिक उपचार करके रेफर कर दिया जाए, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको बस करके रेफर करके, ये नहीं कि आपको पूरा इलाज कर दिया जाए। विधायक हैं, यहाँ के सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी सत्ताधारी पक्ष के हैं, तो फिर वहाँ पर आपको विकास की कमी नज़र आती है क्या, और कुछ ऐसा मोटे तौर पर? मोटे तौर पे मुझे तो हर तौर पे, मोटे तौर पे क्या, मैं तो हर जगह देखता हूँ तो मुझे विकास की कमी नजर आती है। विकास तो बस बातों में हो रही है। हमारे बीच में यार लोगों विकास हो रही है कि हम लोगों ने ये कर दिया, और दिल ये हो गया कि लोगों की यहाँ की सोच ये हो चुकी है कि छोटे से विकास को भी हम लोग बहुत बड़ा विकास कर देख लेते हैं। छोटा सा छोटा सा एक रोड बना दिया हमारे गांव में, छोटा सा 100-200 में लगा, या शादी भवन दे दिया तो लगा लोगों की ये बहुत बड़ा काम करा दिया ये विधायक जी ने हमारे लिए, या कोई भी सांसद जी महोदय, कोई भी, हम ये नहीं किसी का पर्सनल करना चाहें, पर ये बहुत बड़ा काम हो गया। हम ये बोलते हैं, आप कभी बाहर जाके देखिए, अब विवाह भवन और रोड और ये जल नल योजना से आगे बहुत आगे निकल चुका है। अब कहीं जाएंगे, कॉलेजेस की बात होती है, शिक्षा रोजगार की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात होती है, बात होता है कि भाई हमारे प्रतिनिधि ने तो क्या लगाया, ये इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेजेस आ गए। अब आपको उपचार कराने के लिए पटना पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स की जरूरत नहीं, आपके यहाँ आपके जिला में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, आप वहां जाकर इलाज कराएं।
और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क फ्री में और अच्छे डॉक्टर मिलते हैं मेडिकल कॉलेजेस खोलने से। अच्छा, सेवा भाव की बात आप लगातार करते रहते हैं कि सेवा भाव सेवा भाव, तो सेवा भाव की जो बात है तो लोग तो बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि हम एकदम सेवा भाव से राजनीति में आना चाहते हैं, और इन जनरल सब जानते हैं कि राजनीति में आने के बाद लोगों के पास सेवा भाव नहीं के बराबर रहता है। अभी आप राजनीति में थोड़ी बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, मतलब या कहें कि क्षेत्र में सक्रिय हैं, तब भी सेवा भाव कहाँ आप दिख रहा है आपका, क्या कर रहे हैं? देखिए सेवा भाव, देखिए मैं अपने मुंह पे बड़ाई नहीं करना चाहता, पर मेरे अथक प्रयास से मैंने अभी तक मोतियाबिंद का मैंने अगर पहले थामा था कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा प्रायोरिटी था कि मैं पहले हेल्थ सेक्टर को क्यों नहीं टारगेट करूँ। तो मेरा प्रयास है कि मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बिल्कुल संभव है, तो अगर इलाज संभव था तो मेरा प्रयास था कि सभी मोतियाबिंद हर गांव को मैं चिन्हित कर रहा था। प्रयास ये कर रहा था कि लोगों को चिन्हित करके विरायतन की संस्था माता जी ने बहुत भरपूर सहयोग दिया उस चीज़ के लिए, मैं माता जी के लिए उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मोतियाबिंद जैसी बीमारी का बिल्कुल इलाज हो, और आज उसी मेहनत से आज हम लोगों ने कम से कम 1000 टोटल के आसपास हम लोगों ने मोतियाबिंद का फ्री में इलाज कराया। मैं खुद एक हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं कैंप कर रहा हूँ, मैं बुधवार में स्पेशली सिर्फ आता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। कल के दिन मैं बुधवार था, मैंने 150 से 200 लोगों को उपचार किया। डॉक्टर साहब, एक जवाब हम आपसे ईमानदारी से जानेंगे, इसलिए नहीं कि आपका इस पॉडकास्ट या इस इंटरव्यू के माध्यम से वोट बैंक बढ़े, हमको केवल ये समझना है, और इसके लिए हम आपसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। आपके पिताजी ख्याति लब्ध चिकित्सक, धन की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, आप चिकित्सक, परिवार के सभी लोग चिकित्सक, फिर आप राजनीति को क्यों चुना? एकदम अगर बात करते हैं एकदम सच या बात, राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं, क्या इसका क्या कारण है? राजनीति में आने का इच्छा मैंने इसलिए बनाया, राजनीति में जो आने की इच्छा कारण है कि मैं लोगों की सेवा मैं वैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, पर मेरा स्तर एक छोटा है। स्तर है कि मैं सिर्फ डॉक्टरी में मैं कर पा रहा हूँ लोगों की मदद, या फिर एक छोटे स्तर में इलाज करवा देना, छोटे छोटे पैरवी कर देना। अगर मैं कोई संवैधानिक पोस्ट अगर मैं होल्ड करूँ तो ये स्तर ये यहाँ नहीं रह जाएगा, मैं लोगों की सेवा एक अलग लेवल पे जाके कर सकूंगा। ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं के अनुरूप नहीं रह जाएगी, ये हर चीज, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये हर कुछ छोटे छोटे योजनाओं के लिए भी हो जाएंगी। अभी तक मैंने सिर्फ स्वास्थ्य पे मैं बहुत ज्यादा, या छोटे छोटे काम बाकी, इसके अलावा कभी सुख दुख में किसी में पल में मिल जाना, पर ये एक बहुत छोटा स्तर है। मुझे नहीं लगता मैं इतने छोटे करने के लिए बना हूं, मेरा एक सोच एक बड़ा है, मैं लोगों के लिए एक बड़े स्तर पर जाके काम करना चाहता हूं। और यही मुझे लगता है कि राजनीति की ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह देता है कि मैं लोगों की उस लेवल पे जाके मैं काम कर पाऊं, और लोगों की उस लेवल पे जाके मैं सेवा कर पाऊं। और ये सेवा को बड़ी रूप से मैं एक तरीका से मैं वो फैलाना चाहता हूं कि ये बीमारी की तरफ फैले, कि हर आदमी एक दूसरे की सेवा करने के लिए लोग जागरूक रहे और मदद करें। राजनीति में पावर के लिए भी लोग आना चाहते हैं। राजनीति में पावर का तो एक रोल रहता ही है, कारण है कि विद राजनीति के साथ आपको एक पावर, एक आपको एक लोगों से देखने लग जाता है कि भाई ये पावरफुल आदमी है, उसका भी एक चार्मिंग रहता है। जी ये बिल्कुल मैं इस पर सहमत हूँ कि चार्मिंग तो जरूर रहता है, पावर तो हर लोगों को पसंद आता है। आप भाग को चुने, यहाँ से ऑलरेडी स्थानीय विधायक दो बार, एक बार कांग्रेस से, एक बार अभी जदयू से हैं। उसके बाद ये क्षेत्र काफ़ी जागरूक क्षेत्र भी माना जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो आपने बरबीघा को राजनीति के लिए क्यों चुना? बरबीघा इसलिए सुना कि हमारा सबसे पहला कि पैतृक स्थल, हमारे बाबा जीवन उन्होंने पूरा ज्ञापन से लेकर बरबीघा में किया। हमारे पिताजी ने सारी शिक्षा उन्होंने सारा ग्रहण से लेकर सारा कुछ यहाँ किया। और बरबीघा इसलिए करना चाह रहा था कि हमारे मेजर हमारा जो समय पिताजी ने जो बिताया, और उसके बाद अगर सारे सिनेरियो को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लोगों से जुड़ाव, अगर हम लोगों से हम, मुझे नहीं लगता है कि कोई गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं हमारे पिताजी को नहीं जानता है या अभी की स्थिति में, तो और वो सब देखते हुए जो हम लोगों ने बाकी लोगों की इतने दिन से सेवा जो की है, उस अनुरूप मैंने सोचा है कि मैं बरबीघा से ही अपना कार्य शुरू करूं, लोगों को मैं अपना जो मैक्सिमम हो सके मैं बरबीघा के लोगों को दूं। और हर व्यक्ति यही बोलता है, पहला कार्य अपने घर से करने की जरूरत है। अपना घर अगर पहला मैं अच्छा करूंगा तब मैं आगे बाकी जिलाओं पे मैं काम कर सकता हूं। ये आज की स्थिति में कि मजदूर हम लोग ना देने वाले, हम लोग शिक्षित, एक हम लोग रोजगार देने वाले बने, या ना कि हम मजदूर भेज रहे हैं हम लोग बाकी जगह पे। अच्छा, अभी एक कंसेप्ट क्या है, जब आप जाते होंगे किसी से वोट मांगने के लिए, तो आमतौर पर हम चूँकि आप
के बीच में रहते हैं तो लोग आमतौर पर कहते हैं टिकटवा मिलतो तब अइहन। तो आपको भी ये लोग बोलते हैं कि टिकटवा मिलतो तब सोचबे या टिकटवा मिलतो तब अइहन? जी, ये तो बहुत सुनने मिलता है। ये तो लोगों का देखिए क्या होता है कि लोगों का दो लोगों का दिमाग मेंटालिटी सेटअप है कि या एनडीए है, महागठबंधन है, अब या जनसुराज है, तो लोगों का एक मेंटल फ्रेम है। पर मेरा मानना है कि लोगों को प्रगति की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत की पार्टी ओरिएंटेड भी रहें, पर उन्हें वो कैंडिडेट को ज़्यादा भाव देना चाहिए जो आपके लिए प्रगति के लिए बात करें, जो आपके आगे विकास की बात करें और सिर्फ बातें नहीं करें, जो करके दिखाएं, उनके लिए बातें करनी चाहिए। ऐसा होता है कि मान लें कि राजनीति में लोग सक्रिय हुए विधानसभा चुनाव के आसपास, आप तो खैर 2-3 साल से सक्रिय हैं, और अगर टिकट नहीं मिला तो फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आप अभी राजनीति में चुनाव लड़ेंगे क्या या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैंने ये तो तय कर लिया है कि मैं इलेक्शन तो निश्चित लड़ूंगा, भले मुझे टिकट मिले या ना मिले, लड़ना तो मेरा तय है। पर हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं टिकट ज़रूर लेकर आऊँगा, जैसे बाकी लोगों की इच्छा रहती है कि मैं टिकट लेकर आऊँ, और मैं लोगों को मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा टिकट लेके निश्चित आएंगे। पर हाँ, टिकट लेके आइएगा? निश्चित टिकट लेकर ही आएंगे। पर ये उन लोगों की सोच है जो चाहते हैं, बाकी मेरी ये सोच है कि मैं विकास की ओर से मुझे देखा जाए, मुझे काम करने के लिए देखा जाए। पर हाँ, टिकट तो मैं लेके निश्चित हूँ। कौन सी पार्टी से, कौन से गठबंधन से? देखिए, अभी इस पे अभी थोड़ा काफ़ी समय है, और अभी इलेक्शन में काफ़ी थोड़ा समय मान के चलते हैं, अभी 102 महीना है। अभी हम लोग बातचीत चल रही है, और अभी काफ़ी अर्ली है कि हम अपना जैसे कि कहाँ पे प्रयासरत हम हैं, और मैं लोगों को मैं ये गारंटी कहता हूँ कि मैं टिकट लेकर आऊँगा। और इंडिया या एनडीए ऐसा भी कुछ प्रयास जरूर है। मैं ये कहता हूं कि मुझे टिकट से मतलब है, मैं लोगों के लिए मैं काम करने के लिए ललाहित हूं, और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए ललाहित हूं। से ज़्यादा मैं काम करने के लिए ललाहित हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं टिकट लेकर ही, और लोगों टिकट नहीं मिला था इलेक्शन लड़ना तो तय है। निर्दलीय भी निर्दलीय निर्दलीय भी लड़ जाइएगा? निर्दलीय हैं? तैयारी कर लिया है? तैयारी कर ली है, कमर कस लिए हैं। कारण है कि अब लोगों के काम करने के लिए बारी है, और अभी तक मैं तो काम ही कर रहा हूँ, लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। आज भी आपके आने से पहले मैं सेवा करके ही आ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं काम करूँ, और बड़े स्तर पे करूँ। लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद जो पलायन की जो बड़ी समस्या है, लोग अपने स्वाभिमान से बेचारे खोकर उन लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है। आज मेरा वही प्रयास रहेगा कि उन लोगों को यहीं पे स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज से बात कर बड़े बड़े कंपनियों से इंडस्ट्रीज थोड़े थोड़े सेटअप्स कर सकें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े अंबानी अडानी आ जाएं, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर प्रयास कोई अगर करेगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे छोटा लोगों को आज हम स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे बनस्पत की स्किल डेवलपमेंट। जैसे क्या हो गया, जैसे एपीकल्चर हो गया, मतलब मधुमक्खियां का पालन, फिशिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर हो गया, मछली पालन, तो वो सब के ट्रेनिंग देंगे, और उन लोगों को प्रमोट करेंगे कि वो लोग ये सब ट्रेनिंग कर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फूल उगाना करके वो लोगों का रोजगार बढ़े। और मेरा प्रयास रहेगा कि भाई हमारे बरबीघा के लोग रोजगार लेने वाले नहीं बने, देने वाले बने, और लोगों को आके रोजगार दें। और उसके बाद अगर आता है गांव की समस्या में, गांव में रोड की समस्या है, जल नल योजना अच्छे से पालन नहीं हो रहा है, और बरबीघा आज अनुमंडल नहीं बन पाया है। मेरा प्रयास रहेगा कि बरबीघा अनुमंडल बने, और हमारा सारा कार्यक्रम बरबीघा में अच्छे स्तर पे हो, अच्छे से हो पाए, उसके लिए प्रयास रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, सारी बातों को आपने बढ़िया जवाब दिया, बहुत धन्यवाद आपका।